इसी वक्त और एक खबर हमारे पास आ रही है और उसको लेकर हम ब्रिजेश के पास चलेंगे कि अहमदाबाद हाईकोर्ट में मुआवजे को लेकर अर्जी दायर की गई है इस मामले को लेकर। और इससे पहले भी हमको सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर अर्जी लगाई गई है। अहमदाबाद हादसे पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है और इसमें पूछा गया है, मुआवजे की मांग इस पे की गई है। 2 डॉक्टरों ने मुआवजे की मांग को लेकर यह अर्जी इस वक्त की हुई है। उनका यह कहना है कि इस पूरे हादसे को लेकर इसका संज्ञान ले और इसमें मुआवजा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग भी इस पर की है। ये एक ऐसा हादसा था कि जिसको किसी ने सोचा भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। केंद्र सरकार को मुआवजे का निर्देश देने की मांग भी उनके तरफ से की गई है। कुल मिलाकर अब मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले नेता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मांग कर चुके हैं कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, किसी रिटायर्ड जज द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। क्या इस पूरे मामले को लेकर ब्रिजेश एक अलग तरीके की राजनीति भी दिखाई देगी, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब सुप्रीम कोर्ट भी 2 डॉक्टर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए साइड पहले से जो है अपोजिशन इस बात को सवाल उठा ही रहा था और अब जो डॉक्टर्स पहुंचे, ये जानकारी सामने नहीं है कि ये डॉक्टर्स जो हैं वो दिल्ली के हैं या यहाँ के डॉक्टर्स हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी एक बात आई थी कि जो डॉक्टर्स इंटर्न डॉक्टर्स हैं जिनकी डेथ हुई है उनको मुआवजा कैसे मिलेगा, क्योंकि टाटा ने तो अनाउंस कर दिया कि जो प्लेन में सवार थे उनको मुआवजा दिया जाएगा, बाकी लोगों का क्या। प्लेन गिरने के बाद जिन लोगों की मौत हुई है वो डॉक्टर्स भी थे, आम जनता भी थी, उनको मुआवजा कौन देगा। तो वो सवाल भी उठा है और वो सवाल उठने के बाद अब ये याचिका जो की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पे कोर्ट को कहा गया है कि आप स्वतः संज्ञान मतलब सुओ मोटो कीजिए और उसके बाद सुनवाई में आप केंद्र सरकार को निर्देश दीजिए, क्योंकि सिर्फ प्लेन के यात्री नहीं मरे, उसके अलावा भी कई सारे लोगों ने जान गंवाई है। क्योंकि जो 265 की लाशें मिलने की बात है तो प्लेन के तो 241 से 25 लोग तो ऐसे हैं जो, अगर हम वो पुलिस के आंकड़ों को सही माने, 265 ही अभी तक मान के चले, ज्यादा नहीं मानते हैं, 265 का आंकड़ा लेके भी चलते हैं तो 22 या 25 लोग तो ऐसे ही हैं कि जो प्लेन में नहीं थे, उनकी भी डेथ हुई है। तो उनको मुआवजा कौन देगा, उनके परिवारों का ध्यान कौन रखेगा, ये सवाल अभी भी है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से हमने ये खतरनाक हादसा देखा है, यहाँ पर इस हॉस्पिटल का मेस था, यहाँ पर इस हॉस्पिटल का हॉस्टल था और इस हॉस्टल में अचानक ये विमान घुस जाता है। 241 यात्री, 265 में से आज की स्थिति में यात्री और क्रू मेंबर्स विमान के अंदर के, और उसके बाहर जो यहाँ पर विमान गिरने के बाद जो स्टूडेंट्स या आजू बाजू के लोगों की मौत हुई है वो भी इसमें शामिल है। तो उनके मुआवजे को लेकर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। लेकिन आखिरकार सवाल यही बनता है कि ड्रीम लाइनर जो लंबी दूरी का सफर तय करने के लिए माना जाता था, 1100 ड्रीम लाइनर्स इस वक्त दुनिया में अलग अलग देशों के साथ में जुड़े हुए हैं। 34 ड्रीम लाइनर्स एयर इंडिया के साथ में है। 1 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर इन ड्रीम लाइनर से सफर कर चुके हैं और ये पहला हादसा 7488 का। तो इसको लेकर आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, इसको लेकर हम इस जांच को लेकर भी हम बातचीत करेंगे। हमारे पहले कैप्टन आलोक सिंह के पास हम चलेंगे। कैप्टन सिंह, इस पूरे हादसे को लेकर, क्योंकि अभी तक जो जानकारी है वो काफी स्केची है, ऐसा हम कह सकते हैं, पूरी जानकारी अभी नहीं है। ब्लैक बॉक्स भी अभी थोड़ी देर पहले अमित भारद्वाज ने अभी थोड़ी देर पहले खबर डाली कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। जो जानकारी हमारे पास है वो सिर्फ इतनी है कि विमान ये प्लेन टेक ऑफ होता है, 30-40 सेकंड के भीतर कुछ ही दूरी पर जाकर गिर जाता है। ये पूरी तरीके से फ्यूल टैंक भरा हुआ होता है और जितनी स्पीड विमान के उड्डयन में लगती है उससे कम स्पीड इस विमान की होती है, ये माना जाता है। आमतौर पर ड्रीम लाइनर का कहा जाता है कि 214 माइल्स पर आवर की स्पीड होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पीड 167 माइल्स पर आवर थी। ये एक इनिशियल जानकारी सामने आ रही है। क्या कारण आपको दिखता है इस पूरे मामले, और जांच कैसे इस मामले में होगी, क्योंकि सर्वाइवर सिर्फ एक ही है? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हम स्पेकुलेट करेंगे दैट वुड जस्ट बी ए स्पेकुलेशन, बिकॉज एक कंक्लूजिंग एविडेंस हमें तब पता चलेगा जबकि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ब्लैक बॉक्स वगैरह मिल जाएंगे, तब सब टेक्निकल डेटा वगैरह आएंगे। पर प्राइमा फेशिया देखने में ये नजर आ रहा है कि इट वाज लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन्स ऑन टेक ऑफ, विच कैन बी किसी भी कारण हो सकता है, वो टेक्निकल रीजन भी हो सकता है,
लॉस ऑफ फ्यूल और बेसिकली फ्यूल स्टारवेशन भी हो सकता है, और एट द सेम टाइम हम ह्यूमन एरर भी डिनाई नहीं कर सकते। तो एग्जैक्ट, और मे बी बर्ड एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी एक एयरक्राफ्ट हडसन वाला यूनाइटेड एयरलाइंस का, जिसमें बोथ इंजन लॉस हुआ था, उसको फोर्स लैंड कराना पड़ा हडसन रिवर पे। तो उस तरह की घटना कुछ हो सकती है। कंक्लूजिंग एविडेंस हमें तभी पता चलेगा जबकि इसके सारे तकनीकी पहलुओं की सारी जांच एजेंसियां जांच कर लेंगी, और आई एम प्रीटी श्योर कि सीवीआर से और ब्लैक बॉक्स से हमें सारा सीवीआर डेटा और डीएफडीआर डेटा, जिसमें कि सारे टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं, वो मिल जाएंगे। तब हम कंक्लूजिंग एविडेंस पे पहुंचेंगे। जी, दो चीजें और मुझे आपसे जाननी है। सीएस रंधावा जी के पास जाने के पहले मुझे जरा एक चीज जल्दी से आपसे जाननी है कि देखिए, दुनिया में ये हादसे की बहुत चर्चा हो रही है, और जिसका जिक्र मैंने किया कि ड्रीम लाइनर का पूरे दुनिया में ये पहला हादसा माना जा रहा है, लेकिन बोइंग का ये पहला हादसा नहीं है। इससे पहले 2018-19 में 737 मैक्स और 737 का इससे पहले भी हादसा हो चुका है। जेट माइनर्स के भी हादसे इस तरीके से हुए हैं, लेकिन ड्रीम लाइनर का गिरना, इसे दुनिया में किस तरीके से देखा जाएगा आगे बढ़ने से पहले? जी, ड्रीम लाइनर एक बहुत ही रिलायबल एयरक्राफ्ट है, जो कि पिछले 12 से 15 साल में पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड सर्विस में है, और इसमें इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं आया, और काफी रिलायबल एयरक्राफ्ट है। लेकिन हाल में ही कुछ रिपोर्टें आई थी जिसमें कि ये दर्शाया गया है कि जैसे जैसे ये फ्लीट पुरानी हो रही है, इसमें कुछ टेक्निकल खामियां आ रही थी। अब इसके ऊपर बोइंग ने क्या आगे चल के ठीक करने के प्रयास किए, या उन रिपोर्टों के ऊपर क्या एक्शन लिया, ये इस रिपोर्ट में और इस घटना के पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएंगी। पर हाँ, इस अंदेशे से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ टेक्निकल खामियां इस फ्लीट में नोटिस आने लगी थी जब से ये एयरक्राफ्ट फ्लीट पुरानी हो रही थी। करीब 11 साल पुरानी एयरक्राफ्ट है। जी बोलिए। अगर आपने नोटिस किया होगा, इस फ्लाइट में हम लोगों का जैसे पायलट्स का एक डिसीजन स्पीड होता है, उस स्पीड पे पहुंचने तक अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पायलट का काम होता है इमीडिएटली रिजेक्ट टेक ऑफ कर देना। इस केस में ऐसा नहीं किया गया, तो हम इस अंदेशे पे बड़ी आसानी तक पहुंच सकते हैं कि टेक ऑफ डिसीजन स्पीड तक पहुंचने तक इसमें इस तरह की कोई तकनीकी खराबी नहीं आई। ये इमीडिएटली टेक ऑफ होने के बाद हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और अगर आप पूरे वीडियो को घटनाक्रम को देखेंगे तो मुश्किल से 27 सेकंड में एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, और पायलट्स ने लैंडिंग गियर को भी अप नहीं किया है, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि मोस्ट प्रोबेबली उनको ये इमीडिएटली टेक ऑफ के बाद अंदाजा हो गया था कि एयरक्राफ्ट में कुछ भयानक तकनीकी खराबी है। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि लैंडिंग गियर को अप नहीं करना, क्योंकि अगर क्रैश होता है एयरक्राफ्ट तो वो इम्पैक्ट लैंडिंग गियर ले सके। तो इससे हम कुछ एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पायलट के दिमागों में क्या घटनाक्रम, क्या मनोदशा चल रही होगी, और उन्होंने किस तरीके के डिसीजन लिए।